नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज बात हिमाचल में जिस तरीके से आपदा का दौर चल रहा है, तो सेव हिमाचल पर आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से पैदा हुए हालातों पर गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बाढ़ के पानी के साथ बड़ी संख्या में पेड़ बहकर आए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर ऊपरी इलाकों में पेड़ काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में नदियों में बाढ़ के साथ बहकर आ रहे पेड़ों की घटना को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से जवाब मांगा है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो आपदा का दौर है, उसी के तहत जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और इसी मामले पर हिमाचल प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं। खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारे रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा रोड क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पर इसका मुख्य कारण सिर्फ बारिश ही नहीं है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोकल एनएच के अधिकारी जो इस रोड को बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनएच इतना ज़्यादा, यह स्थिति पिछले एक साल से ऐसे ही है। कहीं जगह जगह थोड़ी सी बारिश के कारण गिर रहा है। तो ये कारण सिर्फ बारिश का नहीं है, यह है अवैज्ञानिक रूप से इसकी कटिंग जो कि स्लोप में नहीं हुई। और दूसरा मेन कारण है, जो इधर हम देखते थे कि इधर बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी लगी होती थी, एलएनटी लगी होती थी, पर कोई भी टेक्निकल अधिकारी नहीं होता था उनको देखने के लिए कि ये रोड क्या बोलते कटिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। में जब बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े 4 लेन प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन भी होता है और जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण ये है कि हम देखेंगे आने वाले समय में कि धीरे धीरे जो ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि हम इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारा ध्यान इस तरफ है कि मैक्सिमम लोगों को किस तरह से इन टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंचाया जाए और बड़े बड़े चौड़े रोड इनके लिए बना दिए जाए, जबकि जो स्लोप्स हैं माउंटेन रेंजेस की वो स्टेबलाइज नहीं है। वो अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरी नहीं अच्छा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं, और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं। अभी तक का जो अनुमानित नुकसान है वो करीबन 2300 करोड़ का अनुमानित है, जो विभाग ने हमें रिपोर्ट साझा करी है।
तो ये तो क्योंकि रोज़ बदलता रहता है, रोज़ नया नुकसान प्रदेश के अंदर हो रहा है, सड़कें बैठ रही है, कई जगहों पे पूरे के पूरे पहाड़ धंस रहे हैं, तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और हम इसमें, जैसा मैंने कहा, कि केंद्र से भी पूरा सहयोग मांगने का प्रयास करेंगे कि इसमें रेस्टोरेशन जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर पूरा हो। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य केंद्र सरकार की ओर से घोषित की है, इसके लिए भी विधानसभा में चर्चा हुई, विधानसभा में बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया गया। और इस बारी कम से कम ये अच्छा हुआ कि विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। पिछली बारी नहीं किया था जब 2023 में हुआ था, मगर इस बारी भाजपा के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया है कि यहाँ पे आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल को घोषित होना चाहिए। अब जो बॉल है वो केंद्र सरकार के कोर्ट में है, उनके पाला उनके उसमें है। अब उनको इस पे निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना चाहिए। तो आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश में क्या मौजूदा स्थिति है, यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसी मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और हिमाचल सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे। चलिए, सेव हिमाचल की इस खास डिबेट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा नरेश चौहान जी का, जो प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर टू सीएम है। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं टिकेंद्र पंवर, जो कि पर्यावरण मामलों में एक्सपर्ट हैं। और तीसरे खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं संजय शर्मा, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास डिबेट में स्वागत है। सबसे पहले नरेश चौहान जी से जो है मैं पहले सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले नरेश जी, आज आपका जन्मदिन भी है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद नरेश जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो ये स्थिति है आपदा के बीच, वो सबके सामने है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश की जो लाखों की आबादी है वो भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, और कहीं ना कहीं इस मामले पर अब जो है वो जनता से डिमांड उठ रही है कि ठोस कदम जो है वो हिमाचल को बचाने के लिए होने चाहिए। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से देश की अदालतें जब संज्ञान लेती हैं, सीरियस कंसर्न लेती हैं, उसके बाद सरकार क्यों जागती है, उससे पहले क्यों नहीं कड़े कदम उठाए जाते हैं? नहीं, देखिए, इस बार जो आपने आपदा चल रही है, हमने तो 2023 में भी इसको फेस किया है, वो भी सिचुएशन बहुत इसी तरह की थी, लेकिन इस बार इसलिए अलग है कि लगातार बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी आप रिसेंटली देखें कि 2.5 महीने के करीब लगातार बरसात होती जा रही है, और अभी 31 तारीख से आज 5वां दिन है, नॉन स्टॉप बारिश जो है हो रही है, और इसकी वजह से लगातार नुकसान बढ़ रहा है। नुकसान के कारण क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आज बहुत अच्छी डिबेट शुरू हुई कि अगर नितिन गडकरी जी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में 4 लेन्स और नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, अगर उन्होंने इस बात को देश के सामने एक्सेप्ट किया है कि डीपीआर बनाने में कमियां हैं, या वो कंप्यूटर पे बैठ के डीपीआर को तैयार करते हैं, तो हमें इससे और किसको बताना है। गडकरी साहब जब इस बात का खुद जिक्र कर रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। हमारी सरकार पिछले दिनों जब शिमला के अंदर भी 4 लेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद साइट पे गए थे, हमने उस वक्त भी जिक्र किया था, और उन्होंने कहा है, मैंने चिट्ठी लिखी है और अभी भी पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस जो है भारत सरकार से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से साझा करेंगे कि जो ये 4 लेन का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो मनाली 4 लेन था, चाहे शिमला 4 लेन था, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत वास्ट रहा है। हम विकास की बात कर रहे हैं कि विकास के लिए 4 लेन बना रहे हैं, लेकिन इससे विनाश हो रहा है। जो तरीका है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। हम जो एक्सपीरियंस है वो अपना स्टेट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ कि हमारा जो है, और दूसरे राज्यों में भी आपको टनल्स की तरफ जाना पड़ेगा, छोटे ब्रिजेस की तरफ जाना पड़ेगा। आप इस स्लोप पे पहाड़ों को नहीं काट सकते हैं कि आप 60-60 मीटर चौड़ी सड़क बना के उनको छोड़ दोगे और रिटर्न करने के नाम पे केवल आप 10 फुट का डंगा लगा के उसको रिटर्न करने की कोशिश करोगे। ये कहीं भी फिजिबल नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है सारा काम।
इसके ऊपर गंभीरता से, जहां हमारी सरकार भी है, अब ये सब समझ रहे हैं कि गलत हुआ है। हमें खुशी इस बात की है कि गडकरी साहब ने भी इस बात को एहसास हुआ है। हम तो कह रहे हैं आजादी के बाद हिमाचल में लाखों किलोमीटर सड़कें बनी, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें काम ढंग से हुआ, मशीनें कम यूज हुई और पहाड़ को उसके स्लोप के हिसाब से काटा गया, उसको रिटर्न किया गया। लेकिन आज क्यों हो रहा है कि आपने केवल आप एक डाटा दिखाते हो देश के सामने कि हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें एक महीने में बना दी। उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? उसके ऊपर चेक किसका रहेगा? क्या वो ठीक ढंग से बन रही है कि नहीं बन रही है? ये बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि इस ओर भारत सरकार को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज हिमाचल जैसे राज्यों के लिए ये 4 लेन जो है बहुत ही भयानक साबित होने वाली है। विकास के नाम पे हमारा विनाश हो रहा है और इस बार परेशानी जो है के बाद दोबारा से लोगों ने सालों से खास तौर पर बरसात के मौसम में जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यही वजह है कि आज हम इस खास डिबेट को आप तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल को बचाना बेहद जरूरी है। यही कंसर्न जो है देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी लिया है। अगले सवाल का जवाब जो है टिकेंद्र पंवर जी से लूं, उससे पहले संजय शर्मा जी से मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो ये सड़कें थी वो हिमाचल प्रदेश की विकास की रफ्तार को बड़ी तेजी से बढ़ा रही थी, यही वजह थी कि फुटफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोगों का बढ़ता गया। कहीं ना कहीं कई सारे इलाके जो हैं इन 4 लेन कॉरिडोर से जुड़ना शुरू हुए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अब जब ये सड़कें जो हैं आफत की सड़कें बन चुकी हैं और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ दिनों पहले जो है तीखा बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं कितना कंसर्न मानते हैं? आपको लगता है कि सरकारों को समझना होगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार से जो है जिस तरीके से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स प्रदेश को मिलते हैं, तो प्रदेश सरकार को कितना कंसर्न होना चाहिए? आपको किस तरीके से लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से डीपीआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नरेश जी को इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो इस आपदा के भीतर हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोगों ने अपने प्राण क्षति जिनकी हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके प्रति मैं व्यक्त करता हूं। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग इसमें सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग उनके पुनर्वास के लिए और उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है उसके लिए हम कोशिश करेंगे सब मिलजुल करके। और निश्चित तौर पे मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे राजनीति करने की इस समय बिल्कुल नहीं है। और हमें मिलकर के कैसे, किस तरह से हम हिमाचल प्रदेश को बचा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए भविष्य की रणनीति क्या हो, किस तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास हो और किस तरह से जो है वो, अगर कहीं पे लगता है कि अवैज्ञानिक तरीके से कोई चीजें हुई हैं तो उनके ऊपर निश्चित तौर पे चाहे पर्यावरणविद हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सरकारें हैं, मिलकर के चर्चा करनी चाहिए। जहां तक प्रश्न आपने किया है, निश्चित तौर पे नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ा, जहां पे लगता है कि सरकारें स्वीकार नहीं करती और विशेष करके विभागीय मंत्री स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़प्पन की बात है कि नितिन गडकरी जी ने इस सारी क्षति को देख करके और विशेषकर हिमालयन रीजन के अंदर जो नुकसान हो रहे हैं और जिस तरह का सफर यहाँ की जनता कर रही है और हर वर्ष हो रहा है, इस वर्ष तो हम कह सकते हैं या पिछले 2-3 वर्षों से हम कह सकते हैं कि बरसात का क्वांटम जो है वो बहुत ज्यादा है और उससे भी बहुत क्षति हुई है। और सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर नहीं हुई है, जहां पे गांव के अंदर हिमालयन रीजन जो है वो पूरा हिमालयन रीजन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, उसके ऊपर जो है वो निश्चित तौर पे जब वो चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि हमें भविष्य के लिए हिमाचल, कैसा हिमाचल चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब समय आ गया है कि भविष्य में हिमाचल को किस तरीके के विकास के मॉडल की जरूरत हो। कहीं ना कहीं जो इतिहास जिस तरीके से डिजास्टर के साथ हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं भविष्य की तरफ सोचना बेहद जरूरी है। अगले सवाल का जवाब मैं टिकेंद्र पंवर जी से ले लूं, क्योंकि
टिकेंद्र जी, आपसे कई बार बातचीत हुई, कई बार आपसे सवाल जवाब हुए, लेकिन हम हमेशा समस्या को लेकर सबसे पहले टारगेट करते हैं। मैं आपसे सॉल्यूशन पर बात करना चाहता हूं कि अब जो हमने अपने डिबेट का टाइटल रखा है सेव हिमाचल, आप इस टाइटल से कितना इत्तेफाक रखते हैं और अब हिमाचल को जरूरत है क्या? क्योंकि आप कई बार बता चुके हैं कि हिमालय का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है और आने वाले सालों में वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ऐसी मॉनसून की सक्रियता और इस तरीके से आपदा की तीव्रता के साथ जो है हिमाचल के लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्टेट है, हिल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो तमाम इलाकों में इसी तरीके से आपदा देखने को मिल रही है। तो सॉल्यूशन खास तौर पर हिमाचल पर अगर बात करें तो आप क्या सॉल्यूशन समझते हैं कि सरकार को सबसे पहले और लोगों को किस स्तर पर जो है काम करने की जरूरत है? थैंक यू और बहुत ही मुबारक हो जन्मदिन नरेश भाई। देखिए, सोल्यूशन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना मुझे लगता है कि आपके आधे घंटे की डिबेट में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी शुरुआत की जा सकती है। देखिए, एक तो जो आपने कही बात वो बिल्कुल सही है कि ये मानकर चलना चाहिए कि आने वाले कुछ दशक जो है वो विनाश के हैं। जब हम ये मान लेंगे तो हमारी प्रिपेयर्डनेस तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं बार बार इसको कोट कर रहा हूँ कि जो क्लाइमेट साइंटिस्ट का ग्रंथ है, जिसको हम IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अभी उसकी 7th रिपोर्ट की तैयारी शुरू हो गई है। 6 उसकी बार बार ये हमें बता रही है कि ये जो अब पहले हम सोचते थे 50 साल में एक बार, अभी ये 1 साल में ही 50 बार होंगे। तो ये जो डिजास्टर है उसको कैटास्ट्रॉफ ना बने, मतलब आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं कि जो आपका विनाश अब हमारे सिर पर आ गया है। अब हम उस स्टेज पे हैं कि अगर हम सारे बिल्डिंग गिरा दें और पेड़ भी लगा दें तब भी बचने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में सेव हिमाचल जब आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से जब हमें मालूम है, और पूरे हिमालय में, हिमाचल के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिमालय के लिए वार्निंग है, जैसा आपने ही कहा वो जो IPCC की रिपोर्ट कोट करके, कि हम ऑलरेडी टिपिंग पॉइंट जो है, जो 1.8 डिग्रीज मतलब 1.5 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मतलब अब आना ही आना है, ये हम मानकर चलें। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। हम बच सकते हैं, मुझे लगता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम हम मूर्खता ना करें। जैसे मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी एक आपत्ति है और परेशानी है कि वही सुप्रीम कोर्ट अभी तो बोल रहा है कि आप रास्ता तय करो, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट खामोश है जब वो कह रहा है कि आप EIA को डाइल्यूट कर दो, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को, क्योंकि आपको बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक EIA चलेगी नहीं। तो आप बॉर्डर पे रोड ले जाने की बात कर रहे हो, लेकिन रोड पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसका कोई पता ही नहीं है। तो और हिमालय बीइंग द यंगेस्ट रेंज, क्या आपको 4 लेन की जरूरत है कि नहीं है? कभी हिमाचल के लोगों से पूछा है कि क्या सिर्फ बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही है? तो गडकरी साहब का ये बयान तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बयान भी आप थोड़ा निकालिए जब कहते थे कि हम मंडी से लेकर और मनाली तक ब्यास को सीधा कर देंगे। तो ब्यास तो सीधी नहीं हुई, लेकिन हम सीधे हो गए। क्या करने की जरूरत है? अगर आप फौरी समझें, और ये हम चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहे हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हर मैप पूरी इंच जो है हिमाचल प्रदेश की जो मैपिंग है वो हो जानी चाहिए 2 एंगल से। एक जो जियो स्पेशियल डेटा हम बोलते हैं उसके जियोलॉजिकल, और दूसरा हाइड्रोलॉजिकल। क्योंकि अभी मैं केरला अर्बन कमीशन को हम कभी क्लोज करने वाले हैं और हमारे मंत्री भी यहाँ से जाएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने, तो वहां पर हमने पूरा केरला को बोल दिया है कि देखो जो वल्नरेबल जोन्स हैं, अब फॉर एग्जांपल वल्नरेबल जोन्स कौन से हैं, वो अगर आपको एक साइंटिस्ट और आपका गांव में बैठा हुआ जिसकी कन्वेंशनल विजडम है, जिसमें बार बार कह रहा हूं उनको मत भूलिए, सिर्फ ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान के साथ ये पुरानी विजडम भी है, जिस विजडम को जोड़ के देखना जरूरी है। पुराने लोगों को मालूम है कहां पर ज्यादा नुकसान होता था और कहां पर बचना होता था। तो ये दोनों को मिलकर इसमें कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आप ये तय कर दो, मान लीजिए मैं शिमला में हूं और शिमला में नरेश भाई तो मतलब रियल एस्टेट का भी काम करते हैं काफी बड़ा, मान लीजिए इनको ये पता हो भी देखो ये वल्नरेबल जोन है, यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो अभी ऐसी क्लैरिटी नहीं है। अभी हम ओल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, FAR, FSI, और नेशनल हाईवे वाले तो इतने बदमाश हैं, मतलब अगर मैं 2 लोगों को बोलूं, नेशनल हाईवे और साथ में यहाँ पर हाइड्रो पावर कंपनी, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल टिकेंद्र जी, आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर पहुंच रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर टू CM नरेश चौहान हमारे साथ है। नरेश जी, जिस तरीके से टिकेंद्र पंवर जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है पॉइंट जी
नहीं, आधा मिनट में इसको कंक्लूड कर देता हूं। तो ये जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, और करने की जरूरत क्या है, जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर 90 के बाद से बुना गया है, जिसमें गला घोंटकर, मतलब पूरे हिमालय राज्यों का, मैं पूरे हिमालय राज्यों के शहर चलाता हूं, उनका नेटवर्क चलाता हूं, सब बोल रहे हैं हमारा गला घोट दिया है, उसको लिबरल ग्रांट दो, उसको ये बोलो आप चिंता मत करो, अपना डेवलपमेंट का मॉडल आप तय करो, दिल्ली से मत तय करो। दिल्ली में बैठकर यार आप रेणुका डैम बना रहे हो, दिल्ली की पानी की प्यास बुझानी, ये बंद होना चाहिए, तब हम थोड़ा सा बच सकते हैं। गारंटी कोई नहीं है, फिर भी बिल्कुल टिकेंद्र जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसी सवाल का जवाब जो है नरेश चौहान जी से ले लेते हैं। नरेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं टिकेंद्र पंवर जी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश को जो है सुरक्षित करना है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी भी उतनी है। केंद्र सरकार पर जो है जरूर सहयोग चाहिए होगा, लेकिन प्रदेश की कमान जो है वो हिमाचल सरकार संभालती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पे टिकेंद्र जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इनके पास इसमें ये काम करते हैं और इनके इसके ऊपर नॉलेज भी है, और ये सारी बातें बिल्कुल विशेष तौर पे जो है, जो हालात बन रहे हैं लगातार, उसकी तरफ गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, और ऐसा भी नहीं है कि अब ये कोई ऐसा विषय है कि इस पे एक हफ्ते में कोई काम किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार की अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है, आप देखें कि हर साल ये चीजें बढ़ रही है। अब बादल फटने की घटनाएं बढ़ी, कि ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दिल्ली गए तो माननीय होम मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने उसके एक्सपर्ट्स की एक टीम भी भेजी कि ये फ्रीक्वेंट हो गया हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं, और उससे कितना बड़ा नुकसान होता है जो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी बातें टिकेंद्र जी ने कही है, ये अपने आप में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, चाहे वो राज्य सरकार के साथ है या भारत सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होके जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए अलग से एक विकास का मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर हम आज भी इसके ऊपर गंभीरता से नहीं सोचते हैं, सरकार किसी की भी हो, ये तो अब सामने दिख रहा है, अब तो अपने सर्वाइवल का सवाल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने की बात है, 4 लेन्स बनाने की बात है, 6 लेन बनाने की बात है। हम तो इसको लेके बार बार कह रहे हैं कि 4 लेन 6 लेन पहाड़ों के लिए नहीं हो सकते हैं। आपको छोटी टनल्स नकल करने की आवश्यकता है कि यूरोप में लोग कैसे बना रहे हैं, वहां कई वर्षों से लोग इस तरह से पहाड़ों को नरेश जी, कहीं ना कहीं जो है ये मामला बेहद गंभीर है, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते मैं आप तीनों मेहमानों से जो है एक छोटा सा क्विकली रिएक्शन लेना चाहूंगा। संजय जी से शुरुआत करना चाहूंगा, और नरेश जी आपसे भी जो है आखिरी में एक फाइनल कंक्लूजन जो है लेना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि किस तरीके से आप समझते हैं कि आने वाले सालों में जो भी सरकारें हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभालेंगी, तो जिस तरीके से वार्षिक बजट रहता है तमाम सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, तो क्या अब समय आ गया है कि प्रिवेंशन मॉडल पर जो है हिमाचल को बचाने के लिए एक बड़े साइज का जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक जो है वो सालाना जिस तरीके से बजट पेश होता है, वार्षिक बजट, उसमें जगह होना बेहद जरूरी है? आप मेरे सवाल को किस तरीके से समझते हैं संजय जी? उसके बाद मैं टिकेंद्र पंवर जी से जो है इसी पर जवाब चाहूंगा, और जल्दी से नरेश चौहान जी से। जी संजय जी। संदीप जी, देखिए, हम पश्चिम की होड़ के अंदर जो है, अगर हमने पश्चिम की कॉपी करनी है, अगर हम पश्चिम की विकास के मॉडल को भारत में लेकर के आना चाहते हो, तो उस तकनीक को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि तकनीक हमारी होगी लेकिन कॉपी हम उनको करना चाहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे यूरोप के अंदर या दूसरे देशों के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन नंबर वहां पे कम है। इसलिए तकनीक जो है वो बहुत जरूरी है कि किस तकनीक के आधार के ऊपर हिमालय भी सुरक्षित रहे, हिमाचल भी सुरक्षित रहे, इस चीज के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक और विषय जो है, टिकेंद्र जी माफी चाहूंगा संजय जी, समय की कमी है। टिकेंद्र पंवर जी से भी आखिरी में जाते क्विकली संक्षिप्त में एक जवाब। टिकेंद्र जी। देखिए साहब, मैं इतना कहता हूं, जो आपने बजट की बात कही वो सही है, जिसको अडॉप्टेबिलिटी, हमारे पास अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है AFD बैंक के साथ, शायद जो फ्रेंच बैंक है, और करीब 1200 करोड़ मिलना है, और वो सारा का सारा पैसा एक्चुअली इसीलिए लगना है, इसको हम DRR कहते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा बिल्ड कर सकें पूरे हिमाचल में, उसके क्यूरिकुलम में, ताकि हम बच्चों को मतलब ये बोलें, देखो भाई रात को आपको टॉर्च साथ में रखनी पड़ेगी, आपको अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखना पड़ेगा, तब हम थोड़ा कम से कम, अब हर साल यार 400 लोग जान मरना मतलब शर्म की बात है। आज इस मॉडर्न साइंस में भी अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम अपना विनाश की खुद लिख रहे हैं, तो पैसा है, मतलब हम उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली थोड़ा बजट
डेवलपमेंट जो शहरों का और साथ में दूसरी जगह से भी, जिसको हम अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, मिटिगेशन हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मिटिगेशन तो फिर ट्रम्प साहब को समन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। उनकी वजह से तो सारा नाश है हमारा यहाँ पर हो रहा है, यूरोप और यूएस की वजह से, जिन्होंने विसर्जन किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल टिकेंद्र जी, जाते जाते समय का अभाव है, नरेश चौहान जी से भी इसी सवाल पर जो है जवाब लेना चाहूंगा। नरेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो बातें जो है हम लगातार इस पूरी डिबेट में करते आ रहे हैं, जो बजट के साइज की अगर बात करें, प्रिवेंशन मॉडल पर क्या जरूरत है अब हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है आने वाले समय में एक परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए ताकि हिमाचल बच सके? मैं समझता हूं कि एक तो प्लेन वाला मॉडल जो है पहाड़ों के विकास के लिए नहीं हो सकता है। इस पे भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दोनों से गंभीरता दिखाने की जरूरत है। आप प्लेन्स में 6 लेन बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के लिए ये फिजिबल नहीं है। इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। बिल्कुल नरेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि प्रदेश भारत सरकार को भी चाहिए कि अगर 2 लाख करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए जो है कहीं ना कहीं अब एक ऐसे विकास मॉडल की जरूरत है जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान का जो स्तर है वो घटना चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की कमी है। हम चाहते थे कुछ और सवाल हों, कुछ और जवाब हो, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। सेव हिमाचल की इस खास डिबेट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।